हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आज के इस वीडियो में। और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल बेसिक से, जो कि यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में बीपीएससी के लिए या फिर किसी भी पीसीएस की एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का, जो कि बेसिक सारे टॉपर्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आज हम देखने वाले हैं, जो कि स्टार्ट हो चुका है। सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार था कि एनसीईआरटी की पूरे 6 से लेकर 12 तक की पूरा डेली कोर्स कराइए, उसका इंतज़ार था आप लोगों को, तो वो इंतज़ार अब हो चुका है ख़त्म और हो चुकी है एनसीईआरटी की आगाज़। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम इस एनसीईआरटी के क्लास में चैप्टर नंबर 3 को आज हम कंप्लीट करते हैं, जो कि है आरंभिक नगर। क्या है ये? आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में हम आज पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे उसका हम पूरा लिख के लाए, हम दिखा देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले आरंभिक नगर, जो कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा की कहानी। कैसे हड़प्पा की अभ्युदय हुई थी, कैसे लोग वहाँ पे रहते थे, कैसे हड़प्पा के बारे में जानकारी मिली थी। उसके बाद नगरों की विशेषता क्या थी, हड़प्पा की नगरों की विशेषता, किस तरह से वो लोग अपना मतलब लाइफ स्टाइल जी रहे थे, क्या खाना खा रहे थे वो लोग, किस तरीके से वो लोग रह रहे थे, ये सब जानेंगे आज। उसके बाद हम देखेंगे भवन, नाला तथा सड़क, किस तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से उन लोगों ने क्या किया था, अपना भवन बनाए थे, उसके साइड साइड में खूबसूरत तरीके से एक नाला बनाए थे, साथ में सड़क भी कितनी खूबसूरत थी, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। साथ में नगरीय जीवन, क्या थी उन लोगों की जीवन लीला, ठीक है ना। नगर और नए शिल्प, कच्चे माल की खोज, कहाँ से वो लोग कच्चा माल लाते थे, कहाँ से आयात कराते थे, कहाँ पे निर्यात करते थे, इसके बारे में भी जानेंगे। कह रहा है नगरों में रहने वाले लोगों का भोजन, जब वो लोग नगर में रहते थे तो वो लोग खाते क्या थे, इसके बारे में आज जानेंगे। कह रहा है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर कौन सी थी, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे। साथ में सभ्यता के अंत का रहस्य, आखिर हड़प्पा सभ्यता जो कि इतनी अच्छी फली फूली हुई सभ्यता थी और काफी ज्यादा सभ्य सभ्यता थी, तो इसकी अंत कैसे हो गई। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के साथ हम अपनी क्लास को विराम देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई नो आवर टाइम इज आवर मनी, ठीक है ना, आवर टाइम इज आवर मनी, इस बात का आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम जानने वाले हैं आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हड़प्पा की कहानी। तो जानिए आज आप हड़प्पा की कहानी कि कैसे हड़प्पा विकसित हुई। चलिए, कहता है कि अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी को बताती है। सही में कुछ पुरानी इमारतें ऐसी होंगी जिसको आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि नहीं, ये अपने मुख से कुछ बता रहा है हमें। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक पूरा स्थल मिला। पूरा स्थल आप लोगों को मैंने बताया था, क्या पूरा मतलब पुराना स्थल मतलब जगह, यानी कि पुराना स्थल जो आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां की ईंटें अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये पूरा स्थल होगा, इसके बारे में इतनी जानकारियां मिलेगी, इसके बारे में इतना पढ़ा जाएगा जो कि यूपीएससी के सिलेबस में आ जाएगा, ठीक है ना। उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और उन लोगों ने बस यही सोचा कि बस इसकी ईंटों का हम अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरीके से एकदम नष्ट हो गई। अब एक बात बताइए, इतनी लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए अगर हम किसी सभ्यता की पुरा स्थल से उठा के हम क्या करेंगे, किसी भी चीज का यूज करेंगे, तो निश्चित बात है कि हम पूरी तरीके से उसका यूज कर लेंगे, या जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम यूज करेंगे। तो इसी प्रकार से हड़प्पा के साथ ये कांड किया गया, जिसके कारण आज हड़प्पा को उतना मतलब स्टीम तो हुआ, लेकिन क्या हुआ एक्चुअली, मतलब इतने अच्छी तरीके से उनकी सामान हमें मिल नहीं पाई। क्योंकि अगर हम ईंट लेने सिर्फ जाते हैं तो इसका मतलब अकेला बंदा तो वहां है नहीं जो ईंट दे रहा है, जाएंगे तो जो भी सामान रखा होगा कुचल के वो टूट जाएगी, जो भी हमें मतलब पूरा स्थल से वस्तुएं मिलेंगी वो सब तो पहले ही हमारी नष्ट हो गई, ठीक है ना। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने, पुरातत्वविद के बारे में मैंने बता रखा था आप लोग को। पुरातत्वविद मतलब क्या होते हैं, जो पुराने तत्व को रख के इकट्ठा करके, अब देखिए आप लोग ना की पॉइंट से याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये याद करना ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। पुराने तत्वों से जो अपनी
पुरानी इतिहास की जानकारी ले लो, उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है ना। उस बात को ध्यान, तत्व बोल दिया ना बीच में, तो तत्व मतलब क्या, पुराना तत्व, ठीक है ना, बस इतना याद रख लिया। पूरा मतलब जानते हैं, या पुराना, ठीक है ना। कह रहा है स्थल को ढूंढा और तब पता लगाया कि यह खंडर उपमहाद्वीप के पुराने शहरों में से एक था, यानी कि लगभग 80 साल पहले। आप देखिए आप यहाँ कितना ज्यादा गैप आ रहा है। यहाँ पे 4700 साल पहले क्या किया गया था, मतलब बहुत पुराना पहले क्या किया गया था। सबसे पहले इसकी क्या हुई थी, ईंट निकाला गया था। उसके बाद 80-100 साल पहले इसकी पुरातत्वविदों ने खोद किया और मतलब जगह ढूंढने की कोशिश की, ठीक है ना। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसीलिए जो भी नगर वहां पे बाद में मिला सबको हड़प्पाकालीन नगर की संज्ञा दे दी गई। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो पापा के नाम से सारे बच्चों को बुलाया गया, ठीक है ना। अपना नाम भूल गया, ठीक है ना। इसीलिए क्या किया, मतलब जो हड़प्पा पहले मिली तो सारे जो भी सभ्यताएं वहां पे मिलती जा रही थी सबका नाम हड़प्पा स्थल ही पड़ा, ठीक है ना। उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन नगरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अब कह रहा है इन नगरों की क्या विशेषता थी। तो सबसे पहले अभी जो हमने जाना क्या कि एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी जिसमें ईंट मिला, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो एक एक ईंटा का हम लोग यूज कर सकते हैं, ईंटा आसानी से यूज कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है ना। वो लोग क्या करना शुरू कर दिए, ईंट यूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने उतना गौर नहीं किया। फिर बाद में एक पुरातत्वविद आए, उनका नाम इसमें नहीं मेंशन किया गया क्योंकि इसमें बेसिक लेवल है, तो बेसिक 6 क्लास के बच्चों को नाम बताया, 6 क्लास के बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं बताया गया, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्लास में आपको नाम बताया जाएगा, जिसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस स्थल की खोज कर दी, ठीक है ना, और कहा कि नहीं ये हड़प्पा थी, यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ के लोग खाना भी खाते थे, यहाँ के लोग हमारे जैसा ही थे, इन्होंने कहा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन लोगों ने कहा कि चलो जब यहाँ के लोग रहते थे तो अगल बगल में भी ढूंढा जाए कि हाँ एक ही जगह पर थोड़ी ना ऐसा कि पूरा दुनिया में एक ही वो बस्ती था जहाँ पे लोग रहते थे, अगल बगल में भी ढूंढो। उन्होंने अगल बगल में जब ढूंढा तो उन्हें और भी ऐसी सभ्यताएं मिली दिखने को, तो उन्होंने कहा देखो अब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी है, यानी कि यहाँ पे जो भी लोग रहते थे वो आसपास के लोगों से रिश्ते भी लगाया करते थे, आसपास में एक दूसरे के आना जाना भी करते थे। तो एक बात बताओ, इसका नाम हमने हड़प्पा रखा, तो इसका नाम हम क्या रखे, तो हड़प्पाकालीन बस्तियां, ठीक है ना, कुछ नहीं तो हड़प्पाकालीन बस्तियां। उसके बाद धीरे धीरे नामकरण हुआ, ठीक है ना। कह रहा है इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। देखिए एक बात इस चैप्टर से हम बता दें, क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है वो यह कि हड़प्पा की जो नगरें कहीं थी वो 2 भागों में विभाजित थी। सिर्फ एक नगर जो 3 भागों में विभाजित था वो नगर कौन सी है, तो आगे हम पढ़ेंगे गुजरात में वह नगर थी। उस नगर का नाम अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वरना हम तो आगे बताएंगे ही कि गुजरात में वह नगर थी जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। कह रहा है कि प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, यानी कि अधिकतर नगरें क्या थी, 2 भागों में विभाजित थी। जो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन वो क्या होता था, अधिकतर ऊंचाई पर बना होता था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था लेकिन यह निचले इलाकों में बना होता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा तथा निचले हिस्से को हमने निचला नगर कह दिया, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि पश्चिम में निचला नगर, पूर्व में ऊंची वाली नगर, ठीक है ना, नगर दुर्ग, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा ताकि मिलान में आए तो हमें दिमाग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे कह रहा है कि दोनों हिस्से की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी और पक्की होती थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे दीवार क्या हो, खूब ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि सीमेंट का यूज तो सॉरी था नहीं। आज हम देख लेते हैं आखिर स्थल कहाँ कहाँ पे। देखिए ये है हड़प्पा, ये कौन सी है, हड़प्पा। ये कौन सी नदी पे है, रावी नदी के किनारे है। चेनाब है, झेलम है, सिंधु नदी है, मोहनजोदड़ो क्या है, सोतकाहको, ये है क्या है, चढ़हुंदड़ो के बाद आता है क्या कि धोलावीरा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सुरकोतदा, लोथल,
ठीक है ना, ये लोथल गुजरात में था, ठीक है ना। कह रहा है कुछ नगरों के नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें की बनी होती थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो में बनी स्नानागार में ईंट और प्लास्टर का उपयोग हुआ था। बताइए, लोग सोचेंगे उस समय प्लास्टर कैसे हो गया होगा, छोड़ दिया होगा कि ना गलत है, गलत है, ठीक है ना। तो गलत नहीं है, सही है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। आगे दिखाएंगे हम आपको, ठीक है ना, उस सरोवर का चित्र। आप लोग बेचैन मत होइए। और चारों ओर क्या बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद ही वरिष्ठ नागरिक, शादी मतलब एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा स्नानागार, एक बात बताइए, हम इतना महान तो वहाँ के लोग रहे नहीं हो कि इतना बड़का पानी में भर के तब अंदर जाएगा तब नहाएगा। एगो अकेला गया डूबिए जाएगा अंदर है, ठीक है ना। ये लोग क्या करते थे कि जब कोई यज्ञ तिहार होता था ये लोग कहीं और से लाते थे। अब डेली पानी इसमें भरना, डेली पानी निकलना, 2 घंटा यही इसी में चला जाता होगा, नहीं ना। तो लोग क्या करते थे, कोई भी मतलब कोई भी जग उग हुआ तो उसमें क्या करते थे, पानी भरते थे। वरिष्ठ नागरिक लोग वहां पे, अब जिनके पास कोई काम नहीं है, बैठ के दतवन कर रहे हैं, 4 घंटा तक बात कर रहे हैं, वही काम क्या करते थे, वो लोग आते थे, पानी भरते थे, नहाते थे, पानी खाली कर देते थे, चल देते थे, ठीक है। यानी कि एक साथ बहुत सारे लोग इसमें नहा सकते थे। देखिए भवन, नाले और सड़कें के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। किस 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 नगर में भवन, नाला और सड़क, किस नगर में, तो हड़प्पा कालीन नगरों में, ठीक है ना। कह रहा है इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मतलब सभी घर में, अधिकांश घर में एक अलग स्नानागार होता था जो कि नहाने के लिए, अब डेली थोड़ी ना नहाने जाएगा उसमें, ठीक है ना, तो अलग होता था। और कुछ घर में तो क्या क्या पाया गया है, कुआं भी पाया गया है। कई नगरों में ढके हुए नाले, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मनहोल बनाए जाते थे, मेन होल बनाए जाते थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। अब देखिए मतलब इसका भाषा, सिंपल भाषा में मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि अब चलिए हम यहाँ पे चित्र बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये आपका क्या है, नाला है। ये आपका क्या है, नाला है। बीच में आपका क्या बना हुआ है, बस्ती बना हुआ है। अभी नाला को अगर पूरी तरीके से यहाँ पे गड्ढा मार दिया, पूरी दूसरा पे निकाल दे, मान लीजिए यहाँ पे जाम हो गया, तो क्या करेगा, इसीलिए क्या करता है, यहाँ पे मेन होल बना देता कि लकड़ी उकड़ी डाल के जाम को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, ठीक है ना। बस यही इसमें बता रहा है। कह रहा है नगरीय जीवन क्या थी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु एवं बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें भी मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखे होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहर पर लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी वो लिखे होंगे जो बच नहीं पाई है। लिपिक मतलब क्या होता है, जो लिपिक मतलब आप देखिए लिपि, ठीक है ना, लिपि और लिपि का कोड बीच में जोड़ देगा यानी कि लिपिक यानी कि लिखने वाला, ठीक है ना। समझ जाइए, कुछ कुछ अपना दिमाग से कुछ कुछ अपना खुरापाती दिमाग लगाया कीजिए ना, ताकि पढ़ाई हमारे लिए आसान हो जाए। पढ़ाई बहुत ना, अगर इसको बोरिंग बनाइएगा तो ये बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर इसको इंटरेस्टिंग बनाइएगा ना तो सबसे ज़्यादा प्यार आपको इसी से होगा, ठीक है ना। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्यार आप किससे कीजिए, अपने पढ़ाई से कीजिए। और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताइए, आप कौन सा हमें प्रूफ करना है किसी के सामने कि हम ऐसे प्रूफ करके याद किए हैं, हमें नहीं करना है ना, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस सुनाना है, हमें बस लिखना है, अपना काम करना है, हमें दूसरे से कौन मतलब। कह रहा है इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहा करते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। अब देखिए एक बात बता दें हम आप लोगों को, दोस्तों जो बच्चे अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, आगे चल कर बहुत घाटा में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि
सबसे पहले आपको हम स्टडी का टिप्स बताएंगे और साथ में आप लोग को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी भी पढ़ा रहे हैं, जो कि शायद ही कोई पढ़ाता होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये रही कि लाइन बाय लाइन आजकल कोई नहीं पढ़ाता, कॉन्सेप्ट समझाने सभी लोग आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ ना लाइन बाय लाइन भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा बल्कि लाइन बाय लाइन पीटी में उठा के पूछेगा। कॉन्सेप्ट तो आपको मेंस में काम आएगी ना, और मान लीजिए पीटी ही नहीं निकला तो मेंस में जाके क्या कीजिएगा, मेंस में जाइएगा कभी भी नहीं जा पाइएगा ना। तो इसीलिए पहले क्या करना है, हमें पीटी निकालना है, ठीक है ना। मेंस को आंसर राइटिंग करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। जो बच्चा लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, लगता है आपको उससे कॉन्सेप्ट बच जाएगा, तो इसलिए हमें कंसेप्ट को भी समझना है और लाइन बाय लाइन भी पढ़ना है। लोग लंबी यात्रा भी करते थे, सच में करते थे, अब कोई गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, पैदल ही चले जाते होंगे, ठीक है ना। और वहां से लोग उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही सुदूर देशों की किस्से कहानियां भी, मिट्टी से बनी हुई खिलौने भी लाते थे, जिससे बच्चे खेलते होंगे। अब बच्चे ही नहीं खेलेंगे तो बूढ़ा दादा थोड़ी नहीं खेलने जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले ये दीवार है घर का, ठीक है ना। और यहाँ देखिए नाली के लिए कितना अच्छा जगह छोड़ा गया है, बीच में देख रही ये जगह क्यों छोड़ा गया कि नलियावा को सफाई कर दिया जाए, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर ये क्या है, कुआं है, ठीक है ना। अगर पानी भरने जाइएगा तो गड़ाक से ना मत रह जाइएगा, ठीक है ना। अब ऐसे तो कुआं अब आते भी ना, अब कुआं जो पहले थोड़ी दिन हम मतलब थोड़े दिन पहले कुआं देखे हुए, थोड़ा ऊंचाई पे था, जो कि हम लोग आसानी से पानी भर सके। ऐसा कुआं तो देखिए कि डर लगता है, यहाँ पे खड़े होंगे पता चला हम अंदर चले गए, पानी को हम भरने गए कि पानी हमको भर लिया, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, ये एक लिपि है बच्चों, ठीक है ना, जिसको ना पढ़ा गया है ना बताया गया है कि अभी तक ये लिखा क्या है, ठीक है ना। ये हड़प्पा कालीन की एक मुहर है, ठीक है ना। ये क्या है, पक्की मिट्टी से बनी हुई बर्तन है, जिसके बारे में आगे बताया जा रहा है। यही कहानी इसमें दे दिया गया है कि हम जो भी बताए हैं ना, वही बात ये बता दिया है कि चलो ये चीज ये है, ठीक है ना। तो आप लोग को ज्यादा सीरियस नहीं होना है, ठीक है ना, यही है ये। तो हम इसको नहीं पढ़ाते हैं, आगे चल देते हैं, ठीक है ना। कह रहा है नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसे चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिलती हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे। देखिए, हम मजाक में नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसे धातु तो मिली है, कहीं भी लोहा का नाम लिया गया है क्या? नहीं ना। और यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया, कितने प्यार से पूछा गया, कितना अच्छा ऑप्शन दिया गया। वह ऑप्शन ये था कि हड़प्पा कालीन नगरों से हमें लोहे की अवशेष प्राप्त हुई है। अब एक बात बताइए, जो बच्चा यहाँ पे ध्यान से सही से नहीं देखा वो क्या करेगा, हाँ यस धातु तो वहां से मिली है, लोहा भी तो एक धातु ही है, मार दिया होगा, खटाखट चल दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ लोहा की नाम नहीं ली गई है, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। कह रहा है तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने एवं बर्तन भी, मतलब सोना चांदी गहना जो भी हो प्राप्त हुआ है, लोहा नहीं हुआ है, बस इतना पता चला, ठीक है ना। मनका और बाट भी यहाँ से मिला है। ये देखिए, बेचारी पहनती होगी तो पता चला गर्दन काट देता होगा, है ना। ऐसा ऐसा गहना रखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, यही बता रहा है कढ़ाईदार वस्त्र पहनने के बाद जो लगाया जाता था, ठीक है ना। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों का चित्र मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। कौन से रंग का? काले रंग का, ठीक है ना। संभवतः 7000 साल पहले सॉरी गाइस, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती होगी, जो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले। यानी कि कपड़ा के एक छोटा सा अवशेष मिला है किसी चांदी के बर्तन में चिपका हुआ, ठीक है ना। पक्की मिट्टी तथा फ्योंस से बनी तकलियां सूत की कताई का संकेत भी देती है, ठीक है ना। ये मतलब इसके बारे में ये कहा गया कि इसका मुंह कितना आकर्षण तरीके से बनाया गया। देख रहे कितना खूबसूरत आकर्षण तरीका है, एकदम लग रहा है कि हमको पत्थर का बनाया गया। देख रहे दाढ़ी वाड़ी कितना अच्छा बना दिया है, ठीक है ना। कान भी खूबसूरत तरीके से गढ़ दिया है, टोपी भी पहना दिया है, शायद बाल भी बनाया हुआ खूब डिजाइन से। इसी मूर्ति के बारे में आगे बात किया गया, देख रहे हैं। कह रहा है इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी, आप विशेषज्ञ मतलब क्या होगा, किसी भी चीज का विशेषज्ञ होना, यानी कि किसी एक चीज के बारे में, एक खास चीज के बारे में पूरी अच्छी तरीके से ज्ञान रखना, नॉलेज रखना, यही विशेषज्ञ होता है, ठीक है ना। जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर
तराशना, मनके चमकाना, फिर मुहर पर पच्चीकारी करना आदि। ठीक है ना, इसी के बारे में इसमें बताया जा चुका है। देखिए इस मूर्ति के बारे में बताया है कि कितनी विशेषज्ञ मूर्ति जो बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया है। कह रहा है हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते होंगे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष भी हो सकता है, यानी कि ये पता नहीं चला कि केवल पुरुष था कि केवल महिला, या फिर कुछ पुरुष भी था और कुछ महिला भी था। अब कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या फिर पशुपालन उनका उत्पादन। अब देखिए किसी भी चीज का कच्चा माल मतलब क्या हुआ, जैसे चीनी बन गया, चीनी का कच्चा माल क्या हुआ, गन्ना हुआ ना, तो यही कच्चा माल के बारे में समझाया जा रहा है। कच्चा माल कहाँ कहाँ से लाता था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कपास का कच्चे जिससे बाद में कताई बने। देखिए छोड़िए, तांबा, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पत्थरों को दूर दूर से क्या करते थे, आयात करते थे। आयात ही हमें जानना है। ठीक है ना, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। इस बात को नोट कर लीजिएगा कहीं पे, अगर पढ़ने बैठ रहे हैं ना तो पेन और कॉपी कम से कम लेके बैठिए, ताकि छोटा छोटा नोट्स बना ले, उसके बाद आप क्या करें, उसको फेयर कर ले। क्योंकि ये सब चीजें ना आंख पे जब आती है तो लगता है कि याद हो गया, लेकिन जब आंख से दूर चली जाती है ना तो पता ही नहीं चलता कि हमें याद भी है या फिर मतलब वही हम उसको याद किया है वो हमको याद किया है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको इसे याद करना है। ये आपको याद करे ना करे काम चलेगा। ठीक है ना, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाले धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक एवं बहुमूल्य पत्थर के आयात गुजरात एवं। देखिए ये स्लाइड आप लोग के इंपॉर्टेंट है, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर पीडीएफ चाहिए तो बोल दीजिएगा, हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करेंगे क्या टेलीग्राम का लिंक, ताकि उसमें आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाए। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं तो क्या करें हम। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहा करते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों क्या करते उगाते थे। कहीं भी यहाँ पे चावल का नाम नहीं लिया गया है ना, यानी कि धान का नाम लिया गया है। तो चावल पूछ देता है, इसलिए हम बोल दिए पहले ही आप लोगों को पूछ दिया जाए कि चावल के उपजाऊ की जाती थी, तो चावल नहीं धान की होती थी। ठीक है ना, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। अब लकड़ी से बनाया जाएगा तो कोई भी चीज सड़िए जाएगा ना, बारिश उरिश आएगी सड़ जाएगा, उस जमीन में मिल जाएगा। ठीक है ना, कह रहा है लेकिन हल के आकार के खिलौना मिले। आप बताइए, खिलौना मिला था, यानी कि उस आकार, जब तक हमारे पास जब अच्छा चीज होता है तभी तो हम उसका खिलौना बनाते हैं, होगा नहीं तो खिलौना कैसे बनाएंगे, यानी कि था तभी तो खिलौना बनाया। ठीक है ना, जरूरत पड़ने पर वे फसलों की सिंचाई भी करते थे। हाँ, वो पानी का क्या करते थे, संग्रह करते थे, क्योंकि उनको जल्दी पानी सूखी, अगर नदी वदी सूख जाती थी तो वो पानी उनको नहीं मिलता था। ठीक है ना, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब एवं चारागाह होता था, लेकिन सूखे के महीनों में मवेशी झुंडों में चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाए जाते थे। वे बेर जैसे फलों को मतलब पकाते थे और क्या करते, खाया करते थे। ठीक है ना, बेर जैसे फलों को लेके आते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर। कच्छ के इलाके में खादिर किनारे धौलावीरा नगर नाम का एक स्थान था, जहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त, वहीं धौलावीरा कितने भागों में विभक्त है, 3 भागों में विभक्त है। अभी हम आप लोग को बोले थे ना ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में बैठ गया होगा, कौन सा, धौलावीरा, धौलावी याद रखिए, 1 2 3। ठीक है ना, धौलावीरा। कह रहा है यह नगर 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इस अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा, मतलब अभिलेख के बारे में बोल रहा है। ठीक है ना, गुजरात की
खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहां की कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंख और धातुओं से बनाई गई थी। चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे एवं मुद्रांकन, मुहर बंदी, गिल्ली मिट्टी पर बनने वाली उनकी छाप, मुहर बंदी यानी कि छाप जो होता था ना उसको मुहर बंदी कहते हैं। मुहर किसको जो लिखा जाता था, ठीक है ना। कह रहा है कि यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ, अब हम आपको वो छोड़िए, हम आपको मुहर के बारे में समझाते सबसे पहले, ठीक है ना। मुहर होता क्या। अब मान लीजिए कि पहले तो ये पेन था नहीं कि हम लिख देंगे कि हाँ ये उनके घर का है, आप उनके घर पे सामान जाइए उसको दे दीजिए। वो लोग क्या करते थे, कोई सामान लेते थे ना, पकड़ते थे, उसमें बांधते थे, यहाँ पे मिट्टी खूब छाप के लगा देते थे और कुछ मुहर ऐसा इसमें लगा देते थे जो कि अगर कटा फिटा हुआ तो समझ जाता था कि इस सामान के साथ क्या हुआ है, छेड़खानी हुआ है, और अगर नहीं तो इस सामान के साथ छेड़खानी नहीं हुआ। यही लोथल का बंदरगाह, ठीक है ना। उसके बाद देखते आगे, मुद्रा एवं मुद्रांकन। कह रहा है मुहरों का प्रयोग समान रूप से उन भरे डिब्बों के, यही बोल रहा है, ठीक है ना, चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। चिन्ह एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद, हाँ, यही बात वही बताया गया जो हम अभी आप लोग को बताए हैं, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा हमें टाइम नहीं देना है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गए। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े के ढेर बनने लगे। जाल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि नदियां सूख गई। मतलब सब लोग अपना अपना कहानी अलग अलग बता रहे। कुछ का कहना है किसी का आया अटैक हुआ खत्म हो गया, किसी का कहना है कि सूखा पड़ा इसीलिए खत्म हो गया, किसी का आया कि बाढ़ हुआ। अब ये सब कारण यही है कि सिंपल भाषा ये है कि जो क्षेत्र, अगर मान लीजिए कि ये सब हुआ भी होगा तो क्या कुछ ही इलाकों में हुआ होगा ना, पूरा इलाकों में तो नहीं हो जाएगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल भी साफ दिखाई देता है कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व एवं दक्षिण के इलाके में नई नई बस्तियां बसाकर रहने लगे थे। इसके लगभग 1400 साल पहले बाद में नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय जो भी हो अध्याय आगे पढ़ना, ठीक है ना, हम भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। कह रहा अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। यह नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। यानी कि जो मिस्र है ना, उसके नील नदी के आसपास जो स्थान है ना, उसको छोड़ के ज्यादा भाग उसका क्या है, रेगिस्तान है। लगभग 500 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरो जवाहरात सोने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी, जिन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए एवं उसे हमने क्या कहा था, पिरामिड कहा था। वहां पे जो शासक थे वही रहने वाले, और उसके बाद जो मर जाता था शासक, उसी पिरामिड में उसको क्या कर दिया था, दफना दिया जाता था। ये मिस्र की कहानी है, ठीक है ना। अब देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं जो काफी ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिलान चिन्ह में पूछ लिया जाता है। क्या कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी, 7,000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ था, कोई भी नगर हो चाहे, हमको कोई मतलब नहीं है, 4700 साल पहले, ठीक है ना। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी, ये तो आपको जानना जरूरी है, क्या 3900 साल पहले। उसके बाद आपका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कह रहा है, ये कह रहा है कि अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले। याद कीजिए, आप पहला चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि गंगा के किनारे जो अन्य नगरों के विकास हुआ था वो 2500 साल पहले हुआ था। तो इसमें भी बात किया गया किसके, गंगा के किनारे वाला नगर का ही। कौन सा वो नगर था उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताओगे, और क्लास कैसी लगी है जरूर मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको हम पढ़ा रहे हैं। टोटल ये क्या कहते हैं इसको, एनसीईआरटी। अगर आप लोग चाहते हैं एक दिन में 2 क्लास लेना तो ये भी कमेंट करके बताइए कि हाँ एक दिन में हम 2 क्लास चाहते हैं, ठीक है ना। और जल्दी से जल्दी आप लोग का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, ताकि हम एडवांस बुक का भी इसी तरीके से पीडीएफ लेके आएंगे और पढ़ाएंगे। देखिए मेरे पास अभी वो क्षमता तो नहीं है कि हम एक अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ाना शुरू करें, ताकि मतलब जो आप लोग को दिखे और पढ़ाएं, देखिए, लेकिन मेरे पास जितना है जो है रिसोर्सेज आपको हम जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे फिर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आपको मेरा साथ देना और मैं आपका साथ देंगे, दोनों साथ मिलकर क्या करेंगे, अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए और साथ में स्टडी करते रहिए। जय हिंद।